हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, इसका चैप्टर नंबर 3 आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। इसका लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, और भी लेक्चर्स हम कवर करने वाले हैं आने वाले क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे सप्लाई चेन क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग देखेंगे यानी हाई रिस्क ड्रग कौन से होते हैं, इमरजेंसी ड्रग, शेड्यूल H1 ड्रग, एनडीपीएस नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोटिक सब्सटेंस, रिजर्वाइड एंटीबायोटिक। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सप्लाई चेन के बारे में। फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन इज द लिंक थ्रू विच प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन और मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर्ड टू पेशेंट। यानी फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन एक ऐसी लिंक है जिसमें क्या है कि प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन यानी मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन से लेके मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवर टू द पेशेंट। ठीक है, ये एक चेन है, यानी मैन्युफैक्चर दवाई हो रही है, फिर वो प्रिस्क्राइब की जा रही है, फिर वो पेशेंट को डिलीवर की जा रही है। ये हो गया एक सप्लाई चेन। ठीक है, सप्लाई चेन नेटवर्क इज हाईली कॉम्प्लेक्स। ये हाईली कॉम्प्लेक्स है। रिक्वायर्ड ए नंबर ऑफ स्टेप्स। इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड दैट नीड टू बी टेकन मेक मेडिसिन अवेलेबल फॉर एंड एक्सेसिबल टू पेशेंट। यानी इसमें इतने नंबर ऑफ स्टेप्स है कि पेशेंट की नीड को पूरी कर सके, यानी मेडिसिन सबको अवेलेबल हो और एक्सेसिबल हो पेशेंट को, यानी ज्यादा महंगी भी ना हो और अवेलेबल हो हर पेशेंट को। तो ये सप्लाई चेन में आपको ध्यान रखना पड़ता है। मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसीज, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, ड्रग मैन्युफैक्चरर, ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर, फार्मेसी चेन, रिटेलर, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड द एफडीए और इन्वॉल्व इन द फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन। यानी फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, देखिए बहुत सारे जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं और जो क्लिनिक्स होते हैं, ड्रग मैन्युफैक्चरर हो गए, ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, फार्मेसी चेन हो गई, रिटेलर्स हो गए, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हो गए एंड द एफडीए। ये सारे जो है इन्वॉल्व होते हैं किसमें, फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन में। दिस वेरी सप्लाई चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन प्रिस्क्राइब्ड ड्रग। यानी ये एक सप्लाई चेन, ये ऐसी सप्लाई चेन है जो रिस्पॉन्सिबल है डिस्ट्रीब्यूट करना जो प्रिस्क्राइब्ड ड्रग हैं, यानी जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं वो ड्रग हैं। ओटीसी मेडिसिन हो गए, जेनेटिक ड्रग हो गए और बायोलॉजिकल, विथ डिफरेंट हैंडलिंग रिक्वायरमेंट एंड ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव। यानी अलग अलग हैंडलिंग रिक्वायरमेंट्स और ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव से ये जो है सप्लाई की जाती है। ठीक है, मेनली सप्लाई चेन का मतलब ये है कि ड्रग जब प्रिस्क्राइब किया है वो मैन्युफैक्चर से लेके और जो पेशेंट तक डिलीवरी हो जाए, इसमें जो सारे स्टेप्स होते हैं वो आते हैं सप्लाई चेन में। ठीक है, इनमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस मतलब जो है पार्ट होते हैं, जैसे हमने अभी बात की थी गवर्नमेंट एजेंसी भी काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में इनका भी एक बहुत अहम रोल होता है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, ये इसको बोलते हैं हम सप्लाई फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन। नेक्स्ट अब देखते हैं फॉलोइंग चार्ट दैट कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड द सप्लाई चेन ऑफ द ड्रग इन हॉस्पिटल फार्मेसी। यानी हॉस्पिटल फार्मेसी में ड्रग की चेन जो कि सप्लाई दे सके, एक चार्ट है ये। देखिए पहले तो हो गया मैन्युफैक्चरर, ठीक है, यानी दवाई जहां पे मैन्युफैक्चर होती है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, यानी जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद होलसेलर हो गया, जो होलसेल में बेचते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया रिटेलर। लेकिन हॉस्पिटल फार्मेसी में कहां से दवाई आती है, ये देखिए, या तो वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं, ठीक है, या तो वो होलसेलर से भी ले सकते हैं और वो एक रिटेलर भी ले सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह से ये जो है सप्लाई चेन देखी जाती है हॉस्पिटल फार्मेसी में। ठीक है, ये तो हो गई हॉस्पिटल फार्मेसी की। और भी ऐसे अलग अलग, कैसे अब जैसे रिटेलर हो गया, जैसे आपकी फार्मेसी है कोई, तो वहां पर उसकी सप्लाई चेन कैसे मानी जाएगी, मैन्युफैक्चर हो गया, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर के बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद जो है पेशेंट को। ठीक है, ये हो गया एक सप्लाई चेन। प्रिपरेशन ऑफ ड्रग लिस्ट, यानी ड्रग का लिस्ट बनाना, यानी कौन से हाई रिस्क ड्रग हैं, इमरजेंसी ड्रग कौन से हैं, शेड्यूल H1 ड्रग कौन से हैं, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोटिक सब्सटेंस कौन से हैं और रिजर्व्ड
एंटीबायोटिक्स कौन से, इनकी लिस्ट लगाना। तो इन लिस्ट को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो वो देखिए, इट इज द प्रोसेस टू कैटेगराइज द ड्रग विद देयर जेनेरिक नेम, यानी ये एक ऐसी प्रोसेस है कैटेगराइज करते हैं उनके जेनेरिक नेम से, स्ट्रेंथ से एंड फॉर्म से। इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंट्री फार्मासिस्ट, यानी ये किनके द्वारा बनाई जाती है, ये बनाई जाती है कंट्री फार्मासिस्ट, ठीक है। ये फिंगर ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रिपरेशन ऑफ ड्रग लिस्ट है वो किनके द्वारा बनाई जाती है, तो कंट्री के जो फार्मासिस्ट होते हैं उनके। केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल स्टाफ के द्वारा, ठीक है, किनके द्वारा, कंट्री के जो फार्मासिस्ट होते हैं और जो केमिकल और फार्मास्यूटिकल स्टाफ होते हैं उनके द्वारा ये जो लिस्ट है बनाई जाती है। जैसे लिस्ट देख लीजिए, हाई रिस्क ड्रग्स हो गए, इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे अभी। इमरजेंसी ड्रग हो गए, शेड्यूल H1 ड्रग हो गए, और जो NDPS यानी नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हो गए, रिजर्व्ड एंटीबायोटिक्स हो गए, ठीक है, ये ड्रग्स की लिस्ट होती है। इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाई रिस्क ड्रग। हाई रिस्क ड्रग हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉजिंग सिग्निफिकेंट हार्म टू पेशेंट इफ यूज्ड इनकरेक्टली, यानी हाई रिस्क ड्रग ऐसे ड्रग्स होते हैं अगर इनको आप सही तरीके से नहीं ले रहे हो तो ये आपको एक कॉज कर सकते हैं, यानी मतलब सिग्निफिकेंट कुछ ना कुछ हार्म पहुंचा सकते हैं अगर आप इनकरेक्टली ले रहे हो तो, ठीक है। यानी हाई रिस्क ड्रग ऐसे होते हैं अगर आप उन ड्रग्स को आप मतलब सही तरीके से नहीं ले रहे हो तो वो आपको कोई ना कोई साइड इफेक्ट शो करेगा, नहीं तो कोई ना कोई आपको हार्म देगा। तो वो ड्रग होते हैं हाई रिस्क ड्रग्स, ठीक है। हाई रिस्क ड्रग्स कैसे होते हैं, जो कि हार्म कर सकते हैं अगर आप उनको करेक्टली प्रॉपर में नहीं ले रहे हो तो। दिस मेडिसिन इंक्लूड मेडिसिन विद ए लो थेरेपेटिक्स इंडेक्स, मतलब ये मेडिसिन इंक्लूड होते हैं किसमें, तो ये मेडिसिन विद लो थेरेपेटिक्स इंडेक्स, मेडिसिन पॉइजनिंग ए हाई रिस्क व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द रॉन्ग रूट, यानी मेनली कब, अगर आप गलत रूट से ले रहे हो, यानी हाई रिस्क जो ड्रग्स है इनको अगर गलत रूट से ले रहे हो तो ये आपको जो है हार्म कॉज कर सकते हैं। व्हेन एरर अकर्स इन अदर सिस्टम, जिसके द्वारा क्या है कि दूसरे जो सिस्टम होते हैं उसमें एरर अकर हो जाता है, तो उस वजह से जो आपको हार्म देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये देखिए हाई रिस्क ड्रग्स की लिस्ट, तो देखिए एडर्निंग एंटागोनिस्ट हो गए, आईवे, ठीक है, ये देखिए एनेस्थीसिया एजेंट हो गए, एंटी एर्थमिक एजेंट, एंटी थ्रोम्बिक एजेंट हो गए, हाइपोग्लाइमिक सेडेटिव एजेंट, ये उनके ड्रग्स हैं। ये देखिए नार्कोटिक ड्रग्स के हो गए, कोडेन और मॉर्फिन, और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट हो गए, और जो इंसुलिन आईवीएन सबक्यूटेनस हो गए। तो ये क्या है, ये हाई रिस्क ड्रग्स लिस्ट है। अब देखते हैं हम इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में, ठीक है। हाई रिस्क ड्रग्स को आप समझिए, अब देखेंगे इमरजेंसी। इमरजेंसी ड्रग्स आर एसेंशियल टू मीट द immediate therapeutic need of the patient and which are not available from any other approach source in required time to prevent risk or harm to patient, यानी इमरजेंसी ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो कि इमीडिएटली थेरेपेटिक नीड देते हैं, यानी इमीडिएट ऑनसेट ऑफ एक्शन देते हैं, यानी वो अपना जो असर है, यानी जो मेडिसिन का असर है वो ऑन द स्पॉट देते हैं। तो उन ड्रग्स, उन चीज को बोलते हैं हम इमरजेंसी ड्रग। और ऐसा भी है कि जो कि अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी अप्रूवल सोर्स इन रिक्वायर्ड टू टाइम प्रिवेंट रिस्क और हार्म, यानी ऐसे ड्रग्स जो कि हार्म या रिस्क को प्रिवेंट कर सके इमरजेंसी कंडीशन में, तो उन ड्रग्स को बोलते हैं इमरजेंसी ड्रग, ठीक है, समझिए सिंपल में। दिस और द ड्रग विच में बी रिक्वायर्ड इमीडिएटली इन इमरजेंसी कंडीशन, यानी ये ऐसे ड्रग होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं इमरजेंसी कंडीशन में टू प्रिवेंट रिस्क और हार्म टू पेशेंट एंड कैन सर्वाइव देयर लाइफ, ठीक है। अब तो ये मतलब डेफिनेशन लिखनी हो तो आप ये लिख सकते हो, यानी दिस और दी दोज ड्रग, ये ऐसे ड्रग है जो कि रिक्वायर्ड है इमीडिएटली कंडीशन में, यानी इमीडिएटली कंडीशन में रिक्वायर्ड है इमरजेंसी कंडीशन में, प्रिवेंट द रिस्क या हार्म टू पेशेंट, यानी रिस्क या प्रिवेंट कर सके, यानी रोक सके हार्म को या कोई रिस्क को पेशेंट को, उसको, और उसको कैन सर्वाइव देयर लाइफ। दिस ड्रग हैव ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी वही बात की ये ऐसे ड्रग होते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी तुरंत जो है अपना एक्शन शो करते हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सच रूट विच फैसिलिटेट ऑनसेट ऑफ एक्शन लाइक एपिनेफ्रिन इन कार्डिक अरेस्ट, यानी ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि ऐसे रूट से दिए जाते हैं जो ऑनसेट ऑफ एक्शन शो करे, जैसे कि एपिफ्रिन हो गए, ये किससे दी जाए, कार्डिक अरेस्ट में दी जाती है, ठीक है, इन कार्डिक अरेस्ट। ये तो हो गए इमरजेंसी ड्रग, और ये हो गई उनकी लिस्ट, ठीक है, इमरजेंसी ड्रग्स की लिस्ट हो गई है।
ठीक है, इंजेक्शन एड्रेलिन, इंजेक्शन लियोडोकार्डिन, ठीक है, एविल, ये आप एक एक करके देख सकते हो। अब बात करते हैं शेड्यूल H1 ड्रग्स के बारे में। शेड्यूल H1 ड्रग्स कंप्रेस ऑफ सेंसिटिव एंटीबायोटिक, यानी इसमें सेंसिटिव एंटीबायोटिक्स होते हैं, हैबिट फॉर्म मेडिसिन होते हैं, यानी जिनकी हैबिट लग जाती है वो होती है, एंड ड्रग्स विथ सेवियर साइड इफेक्ट, और इसमें ऐसे ड्रग्स होते हैं जो सेवियर साइड इफेक्ट शो करते हैं इफ यूज्ड विदाउट सुपरविजन। अगर आप किसी सुपरविजन यानी किसी डॉक्टर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हो या किसी के पूछे बगैर ले रहे हो तो ये आपको बहुत हार्म दे सकती है। प्रिस्क्राइब ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, या तो रजिस्टर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उनके द्वारा अगर प्रिस्क्राइब नहीं की गई है फिर भी आप ले रहे हो या उनसे पूछे बगैर ले रहे हो तो ये आपको बहुत हार्म शो कर सकती है, ठीक है, हार्म साइड इफेक्ट देती है। दिस और दी सेंसिटिव एंटीबायोटिक, ये सेंसिटिव एंटीबायोटिक होती है, हैबिट फॉर्म ड्रग्स होते हैं। ये क्या होते हैं? हैबिट फॉर्म ड्रग, यानी कि आपको इन ड्रग्स की अगर आप रेगुलरली लेते हो तो आपको इनकी क्या है, हैबिट लग जाती है, यानी लत लग जाती है, समझ गए। विच आर नॉट अलाउड टू सेल और डिस्ट्रीब्यूट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, यानी ये ऐसे ड्रग होते हैं कि जो सेल या डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड फिजिशियन या फार्मासिस्ट, यानी जब कोई प्रिस्क्राइब नहीं किया है तो आप इनको सेल भी नहीं कर सकते या डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना होता है कि जो शेड्यूल H1 ड्रग्स होते हैं ये ऐसे ड्रग्स होते हैं, ये तो एक सेंसिटिव एंटीबायोटिक्स होते हैं और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होते हैं, और ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सेल नहीं करे जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करे जाते। दिस शेड्यूल वॉज इम्प्लीमेंटेड टू रिकॉग्निजली रेगुलेट द मेडिसिन, यानी ये शेड्यूल जो इम्प्लीमेंट किया है किस लिए कि रेगुलेट कर सके मेडिसिन दैट वेर इंक्लूड फ्रॉम जनरल पब्लिक वेलफेयर के लिए, ठीक है। और लिस्ट की बात करें तो ये देखो, आप ये लिस्ट देख सकते हो शेड्यूल H1 ड्रग्स की। एल्प्राजोलम हो गया, बैक्लोफेनाजिन और ब्यूटेनोप्रिन, कैप्ट्रोमाइसिन, सिफिडीन, ठीक है, ये जो ड्रग्स हैं ये सारे किसके ड्रग्स हैं? शेड्यूल H1 ड्रग्स के लिस्ट है। अब हम बात करते हैं एनडीपीएस। एनडीपीएस यानी नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोटिक सब्सटेंस। नार्कोटिक्स ड्रग्स के क्या मतलब? द ओपियोइड्स एंड द डेरिवेटिव और कॉल्ड नार्कोटिक्स ड्रग्स, यानी जो ओपियोइड्स होते हैं और जो उनके डेरिवेटिव्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नार्कोटिक्स ड्रग्स, ठीक है। साइकोटिक सब्सटेंस, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और केमिकल सब्सटेंस होते हैं ये विच चेंज द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, जिनसे क्या है कि जो फंक्शन होता है नर्वस सिस्टम का उसको चेंज कर देते हैं, यानी अल्टर द मूड, मूड को अल्टर कर देते हैं। परसेप्शन, कॉन्शियसनेस लाइक अल्कोहल और मंजूना, नाइकोटिन, ठीक है, इसकी तरह। यानी साइकोटिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि जो हमारी सेंट्रल नर्वस होती है उनको फंक्शन को अल्टर कर देते हैं, नर्वस सिस्टम को अल्टर कर देते हैं और मूड को भी चेंज कर देते हैं, ये ऐसे ड्रग होते हैं। द एनडीपीएस एक्ट 1985 फॉर बिड कल्टिवेशन, यानी एक्ट जो है एनडीपीएस एक्ट 1985 ये आया किस लिए? कल्टीवेशन और प्रोडक्शन और पोजीशन, सेल्स, परचेस, ट्रेड, यूज एंड कंजप्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स के लिए, यानी इन ड्रग्स को विदाउट परमिशन ना तो कल्टीवेट किया जाए, ना तो प्रोडक्शन किया जाए इनकी, और सेल और परचेस भी ना किया जाए नार्कोटिक्स ड्रग्स की, जो कि एक्ट आया कौन से? एनडीपीएस एक्ट 1985। एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एस्केप्ड फॉर मेडिसिन एंड साइड इफेक्ट पर्पस अंडर लाइसेंस, यानी आप इनको कब कल्टीवेट कर सकते हो या प्रोडक्शन कर सकते हो? अगर आप मेडिसिन के लिए या साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो तो वो भी लाइसेंस के अंदर, विदाउट लाइसेंस आप इनको कल्टीवेट नहीं कर सकते हो। और भी इस जो एक्ट के बारे में हम जो है लॉ एंड एथिक्स में डिटेल में देखेंगे। तो ये देखिए, ये एनडीपीएस ड्रग्स की लिस्ट हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं रिजर्व्ड एंटीबायोटिक। द रिजर्व्ड एंटीबायोटिक और दोज एंटीबायोटिक विच आर रिजर्व्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेंड और डायग्नोसिंग इंफेक्शन कॉज्ड बाय मल्टी रेजिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर यूज्ड व्हेन ऑल एंटीबायोटिक्स हैव फेल्ड, यानी ये जो रिजर्व एंटीबायोटिक होते हैं ये ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जो कि रिजर्व होते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेंडिंग और डायग्नोसिंग इंफेक्शन, यानी ट्रीटमेंट को सस्पेंड करने के लिए या डायग्नोसिंग इंफेक्शन के लिए, कॉज्ड बाय मल्टी रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म, यानी जो कि मल्टी रेजिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है, उनकी जो डिसीज उसको ट्रीटमेंट सस्पेंड करने के लिए या डायग्नोस इंफेक्शन करने के लिए भी
इन रिजर्व एंटीबायोटिक्स को यूज कर एंड दे आर यूज्ड व्हेन ऑल अदर एंटीबायोटिक्स हैव फेल्ड। इसको कब यूज करते हैं, जब सारे ही एंटीबायोटिक फेल हो जाते हैं काम करने में, उस कंडीशन में हम इनको यूज करते हैं। ये देखिए ये सारे जो ड्रग्स है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया देखिए। सबसे पहले हमने बात की सप्लाई चेन के बारे में, उसके बाद चार्ट देखा हमने, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग लिस्ट देखी, हाई रिस्क ड्रग्स के बारे में, इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में, शेड्यूल H1 ड्रग्स के बारे में और NDPS ड्रग्स के बारे में हमने डिटेल में देखा, और रिजर्व एंटीबायोटिक्स। तो अगर आप इनकी PDF नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पर से कर सकते हो fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।